हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ विपाशा गर्ग। आज लेक्चर है हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न वेस्टर्न आर्ट कोड 402। तो हमारा आर्टिस्ट पे हम बात कर रहे थे सेरात, जॉर्ज पियरो सेरात के बारे में। इसमें नेक्स्ट हेडिंग है आपका लैंग्वेज ऑफ कलर, कलर की भाषा। पेंटिंग के वैज्ञानिक दृष्टिकोण के बारे में रंग सिद्धांतवादियों की धारणा को दिल से लिया। जो पेंटिंग का जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण है उसके बारे में रंग सिद्धांतवादियों की धारणा को दिल से लिया गया था। उनका मानना था कि एक चित्रकार रंग का उपयोग कला के सद्भाव और भावना पैदा करने के लिए कर सकता है। यानी उन्होंने ये माना था कि चित्रकार जो होते हैं वो रंग का उपयोग कला में सद्भाव और भावना पैदा करने के लिए भी कर सकता है। उसी तरह एक संगीतकार संगीत में सामंजस्य बनाने के लिए प्रतिरूप और भिन्नता का उपयोग करता है। मतलब जिस तरह रंग का उपयोग के लिए सद्भाव पैदा कर सकता है, तो उसी तरह जो संगीतकार है वो संगीत में सामंजस्य बनाने के लिए प्रतिरूप और भिन्नता का उपयोग करता है। इन्होंने ये दोनों में डिफरेंस बताया, एग्जाम्पल दिया है संगीतकार का। उन्होंने कहा कि रंग का वैज्ञानिक अनुप्रयोग किसी भी अन्य प्राकृतिक नियम की तरह था और उन्हें इस अनुमान को साबित करने के लिए प्रेरित किया गया था। मतलब रंग का जो वैज्ञानिक अनुप्रयोग था वो अन्य प्राकृतिक नियम की तरह था और इसे अनुमान को साबित करने के लिए प्रेरित किया गया था। उन्होंने सोचा था कि धारणा और ऑप्टिकल कानूनों के ज्ञान का उपयोग कला की एक नई भाषा बनाने के लिए किया जा सकता है। यानी धारणा और ऑप्टिकल कानून जो है वो कि उनका जो ज्ञान का उपयोग है वो कला की एक नई भाषा बनाने के लिए किया जा सकता है, जो अपने ही आंकड़े के आधार पर कला का उपयोग करता है। जो अपने मतलब खुद के आंकड़े के आधार पर कला का उपयोग करता है और वह लाइनों, रंग की तीव्रता और रंग स्कीमा का उपयोग करके इस भाषा को दिखाने के लिए निर्धारित करता है। यानी वे लाइन और जो रंग की तीव्रता होती है और जो रंग स्कीमा मतलब स्कीम जो होती है, रंग स्कीम, तो उनका जो उपयोग है वो भाषा को दिखाने के लिए निर्धारित करता है। सेरात ने इस भाषा को क्रोमोलुमिनेरिज्म कहा है। मतलब जो ये लैंग्वेज थी उस भाषा को सेरात ने क्रोमोलुमिनिज्म कहा है। सेरात के सिद्धांतों को निम्नानुसार संक्षेप में प्रस्तुत किया जा सकता है। यानी जो सेरात का जो सिद्धांत है उसको निम्नानुसार संक्षेप में प्रस्तुत किया जा सकता है। गर्म रंगों की प्रबलता से चमत्कार रंगों के वर्चस्व द्वारा और ऊपर की ओर निर्देशित रेखाओं के उपयोग से भव्यता की भावना को प्राप्त किया जा सकता है। यानी चमकदार रंगों के वर्चस्व द्वारा और ऊपर की ओर निर्देशित रंगों के उपयोग से भव्यता की भावना को प्राप्त किया जा सकता है। गर्म और ठंडे रंगों के संतुलन से और क्षैतिज रेखाओं द्वारा प्रकाश और अंधेरे के उपयोग के एक संतुलन के माध्यम से शांत हो जाता है। यानी जो गर्म और ठंडे रंग है उनके संतुलन से और जो क्षैतिज रेखाएं होती हैं उनके द्वारा प्रकाश यानी रोशनी और अंधेरे के उपयोग से संतुलन के माध्यम में शांत हो जाता है। गहरे और ठंडे रंगों का उपयोग करके और नीचे की ओर इशारा करते हुए दुख को प्राप्त किया जाता है। ये एक पेंटिंग दिखाई गई है लैंग्वेज ऑफ कलर की, द सर्कस है इसका नाम। ये 1891 की है। जैसे इसमें दिखा रहे हैं कि ये लेडी है, जेंट्स एक सी सर्कस करते हुए दिखा रहे हैं और पीछे दर्शक बैठे हैं, ऑडियंस है सब। तो ये द सर्कस 1891 पेरिस में है ये अभी। नेक्स्ट हेडिंग है कलर थ्योरी कंटेम्प्रेरी आइडियाज़। ये कलर थ्योरी के अंदर ही है, कंटेम्प्रेरी आइडियाज़। 19वीं सदी के दौरान मिशेल
यूगेन शेवरुल, ऑगडेन रूड और डेविड सटर जैसे वैज्ञानिक लेखकों ने रंग, ऑप्टिकल प्रभाव और धारणा पर ग्रंथ लिखे। यानी 19वीं सदी के दौरान की बात है, ये आर्टिस्ट हैं, तो इनके जैसे वैज्ञानिक लेखकों ने रंग, ऑप्टिकल प्रभाव और धारणा पर ग्रंथ लिखे थे। उन्होंने हरमन बॉन हेल्महोल्ट्ज और आइजैक न्यूटन के वैज्ञानिक अनुसंधान को रूपरेखा तक पहुंचा दिया। कलाकारों ने बड़ी दिलचस्पी के साथ धारणा में नई खोज की। 1927 में कलाकारों ने दिलचस्पी के साथ धारणा में नई खोज की थी। उस समय कलाकारों पर चेवरुल शायद सबसे महत्वपूर्ण प्रभाव था। उनके महान योगदान प्राथमिक और मध्यस्थ ह्यूज के रंग पहिया का उत्पादन किया। शेवरेल एक फ्रांसीसी रसायनज्ञ थे जिन्होंने टेपेस्ट्री को बहाल किया था। अपने पुनर्स्थापनों के दौरान उन्होंने देखा कि एक अनुभाग को ठीक से बहाल करने का एकमात्र तरीका लापता उनके पास रंगों के प्रभाव को ध्यान में रखना था। जब तक वह आसपास के रंगों को नहीं पहचान लेता तब तक वह सही रंग पैदा नहीं कर सकता था। यानी जब तक जो आसपास के रंग थे उनको नहीं पहचान लेता था तब तक वह सही रंग को पैदा नहीं कर सकता था। शेवरुल ने पाया कि दो रंगों को एक दूसरे से अलग थलग या बहुत करीब से एक साथ देखने पर दूसरे रंग का प्रभाव पड़ेगा। यानी जो दो रंग हैं उनको एक दूसरे से अलग अलग और बहुत करीब से एक साथ देखने पर दूसरे रंग का प्रभाव पड़ता है। अपने पुनर्स्थापनों के दौरान उन्होंने देखा कि एक अनुभाग को ठीक से बहाल करने का एक तरीका मात्र लापता उनके आसपास के रंगों के प्रभाव का ध्यान में रखना था। जब तक वह आसपास के रंगों को नहीं पहचान लेता तब तक वह सही रंग पैदा नहीं कर सकता था। शेवरुल ने पाया कि दो रंगों को एक दूसरे से अलग थलग या बहुत करीब से देखने पर रंगों का प्रभाव पड़ेगा। इस घटना की खोज नियोमीपिस्मिस्ट चित्रकारों की पॉइंट लिस्ट तकनीक का आधार बन गई। मतलब इस घटना की जो खोज थी वो नियोमीपिस्मिस्ट चित्रकार थे, उसकी पॉइंट लिस्ट तकनीक का आधार बन गई थी। चेवरुल ने न्यूटन के चित्र विचारों पर प्रकाश के मिश्रण पर अपने सिद्धांतों को आधारित किया। जो चेवरुल थे उन्होंने न्यूटन के विचारों पर प्रकाश के मिश्रण पर अपने सिद्धांतों को आधारित किया था। ओडेन रूड ने अपने लेखन पर आधारित हेल्महोल्ट्ज का काम। उन्होंने सामग्री, पिगमेंट्स के मिश्रण और रस के प्रभाव का विश्लेषण किया। यानी जो चेवरुल थे उन्होंने न्यूटन के विचारों पर प्रकाश के मिश्रण पर अपने सिद्धांतों को आधारित किया। यानी जो न्यूटन के जो विचार थे उसमें प्रकाश के मिश्रण पर अपने सिद्धांत को उन्होंने आधारित किया था। ओडेन रूड ने अपने लेखन पर आधारित हेल्महोल्ट्ज का काम किया था। यानी जो रूड थे, ओडेन जो रूड थे, उन्होंने अपने लेखन पर आधारित हेल्महोल्ट्ज का काम का पर आधारित किया था। उन्होंने सामग्री, पिगमेंट्स के मिश्रण और रस के प्रभाव का विश्लेषण किया। रूड को प्राथमिक रंग जैसे लाल, हरा और नीला बैंगनी माना जाता है। शेवरेल की तरह उन्होंने कहा कि यदि दो रंगों को एक दूसरे के बगल में रखा जाता है तो दूर से वे तीसरे विशिष्ट रंग की तरह दिखते हैं। यानी दो रंगों को अगर एक दूसरे के हम बराबर में रख देंगे तो वो दूर से तीसरे विशिष्ट रंग की तरह दिखेंगे। उन्होंने यह भी कहा कि एक दूसरे के बगल में प्राथमिक ह्यूज का जक्सपोजिशन आँख और दिमाग द्वारा माना जाने वाला एक बहुत तीव्र और मनभावन रंग पैदा करेगा। इन्फ्लुएंस यानी प्रभाव। 1910 से 11 में मोनोक्रोमेटिक क्यूबिज्म के आगमन के साथ कला इतिहासकार रॉबर्ट हर्बर्ट लिखते हैं, कलाकारों के ध्यान में रूप, विस्थापित रंग के प्रश्न और इनके लिए सेरात अधिक प्रासंगिक थे। यानी 1910 और 11 में मोनोक्रोमेटिक जो क्यूबिज्म थे उनके आगमन के साथ कला इतिहासकार रॉबर्ट हर्ट ने लिखा था कि कलाकारों के ध्यान के रूप, विस्थापित रंग के प्रश्न और इनके लिए सेरात अधिक प्रासंगिक थे। कई प्रदर्शनियों, उनके चित्रों और चित्रों के लिए धन्यवाद। फ्रांसीसी कलाकारों के बीच यह अवधारणा अच्छी तरह से स्थापित थी कि पेंटिंग को गणितीय रूप से व्यक्त किया जा सकता है, रंग और रूप दोनों के संदर्भ में।
और यह गणितीय अभिव्यक्ति एक स्वतंत्र और सम्मोहक उद्देश्य सत्य के रूप में हुई। शायद वस्तु के उद्देश्य सत्य से अधिक प्रतिनिधित्व किया गया। वास्तव में नवप्रभाववादियों ने रंग के क्षेत्र में एक उद्देश्य वैज्ञानिक आधार स्थापित करने में सफलता हासिल की। यानी जो नवप्रभाववादी थे उन्होंने रंग के क्षेत्र में वैज्ञानिक आधार पर उन्होंने सफलता हासिल की थी। जल्द ही क्यूबिस्टों को फॉर्म और गति की दोनों के क्षेत्र में ऐसा करना था। कौन से थे वो? और फिर रंग के साथ भी ऐसा करेगा। और ये इन्फ्लुएंस में पॉइंटलिज्म में एक पेंटिंग है, ये सर्कस साइड शो, ठीक है। 1887 से 88 इसका टाइम है। मेट्रोपॉलिटन म्यूजियम ऑफ आर्ट में है ये, न्यूयॉर्क में। आगे का नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।